आज स्टूडेंट्स हमको सॉल्व करना है हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्रिकल शेप एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ K4 FeCN6। सबसे पहले हमें एग्जाम में क्या लिखना है अगर ऐसे कॉम्प्लेक्सिस पूछ लिए हैं तो जब भी हम कोई बोर्ड का पेपर लिखते हैं तो उसमें इम्प्रेशन कैसे जमाते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। जितना आपने अच्छा इम्प्रेशन जमाया उतने अच्छे मार्क्स। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आप ये क्वेश्चन लिखोगे कैसे एग्जाम में वो कवर करते हैं। तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स आपको दिया है तो इसका IUPAC नेम लिखो। अब इसका IUPAC नेम मुझे लिखना है तो IUPAC नेम में फर्स्ट ऑलवेज कैटायन रहेगा और लास्ट में एनायन। तो यहाँ पे हमारा कैटायन कौन है तो पोटेशियम है, K4 यानी पोटेशियम। अब इसका IUPAC नेम तो हेक्सा साइनाइडो, हेक्सा यानी 6 CN है तो साइनो और साइनाइडो। और Fe के लिए आप लिखोगे फेरेट और ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो वो 2 निकलेगा। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट 2। इसको कॉमन नेम से बोलते हैं पोटेशियम फेरो साइनाइड, पोटेशियम फेरो साइनाइड। K4 FeCN6 और आपको आ सकता है K3 FeCN6b। यहाँ पे K4 FeCN6 है तो इसको आप डिसोसिएट करोगे तो ये 4 यानी -4 चार्ज होगा और 3 वाले को डिसोसिएट करोगे तो ये -3 चार्ज होता है। यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकलेगा और इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा 3। तो ये Fe2 वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो है फेरोसाइनाइड, फेरो। और ये वाला है फेरीसाइनाइड। तो यहाँ पे Fe3 यानी फेरी, Fe2 यानी फेरो। तो ये फेरोसाइनाइड, ये फेरीसाइनाइड। छोटा सा डिफरेंस है लेकिन वो डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट इज फेरोसाइनाइड एंड व्हाट इज फेरीसाइनाइड। अब यहाँ पे पोटेशियम फेरोसाइनाइड का ज्योमेट्रिकल शेप आपको डिसाइड करना है तो सबसे पहले लिख दो आप कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट क्या है FeCN6 -4 कॉम्प्लेक्स पार्ट। FeCN6 -4 ये हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो चीजें मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे मेटल आयन। तो इसमें मेटल आयन कौन है तो Fe और ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका 2। सो अवर मेटल आयन इज Fe2। मेटल आयन के बाद आपको लिखना है लिगेंड। तो लिगेंड है हमारा Cn- जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक कैसे पता चलेगा तो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने करवाया हुआ है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड के बाद आप लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन में पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जरूरी है तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद आप लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन। फिर आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और फिर मैग्नेटिक मोमेंट और उसके बाद आप
याद रखोगी शेप, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ कंपाउंड, तो वो सारी चीजें हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को बनने के बाद हमको लिखना है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया तो हमको आ जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो जो Fe है उसके सराउंडिंग्स में कितने लिगेंड्स है वो देखना है। तो FeCN6 यानी Fe के अगल बगल में 6 साइनोलिगेंड है, Fe के आसपास 6 साइनोलिगेंड है, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बाद हाइब्रिडाइजेशन सबको पता है कि अगर 6 है तो इट मे बी sp3d2 और इट मे बी d2sp3, लेकिन कहीं कहीं मन में ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, तो शायद d2sp3 ही होगा क्योंकि वो पैरिंग वाला इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रिडिक्शन करते हैं, चलो गैसिंग करते हैं सही होता है या नहीं वो देखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो अपना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा d2sp3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बाद में पता चलेगी, लेकिन शेप पता चल गया कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, d2sp3 है, तो शेप ऑक्टाहेड्रल होगा। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप। अब सबसे पहले आपको लिखना है Fe, जिसका एटॉमिक नंबर है 26, उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 26 3d6 26 3d6, ये 5d ऑर्बिटल जो कि 3d है, 4s और 4p। तो 3d 4s 4p। Fe का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन एट 26, तो 3d6 4s2 होगा। सो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3d6 और 4s2, but here it is Fe+2। तो अगर वो Fe+2 है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है, और वो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लूज होंगे, तो वो लास्ट ऑर्बिट से, जहाँ पे वो लास्ट में फिल होते हैं 3d में, बट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है अपना 4s, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे आउटर मोस्ट से और वो जाएंगे 4s से। तो 4s के 2 चले जाएंगे, 3d के 6 हो जाएंगे क्योंकि Fe+2 है, जस्ट उसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो ये हो गया अपना Fe+2। अब यहाँ पे कितने साइनाइड लिगेंड है जो अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे रहने के लिए आने वाले हैं, तो देयर आर 6 साइनोलिगेंड्स। 6 साइनोलिगेंड के लिए 6 रूम्स भी अवेलेबल होने चाहिए। अब देखते हैं D की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो स्प्लिटिंग क्या होने वाला है वो ध्यान से देख लो। इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो Eg और T2G में होगा। तो Eg ऊपर T2G नीचे स्टेबल होने वाला है। अब 3d6, तो 6 को कैसे अरेंज करोगे, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 के 6, यानी ये 2 यहाँ पे चले जाने वाले हैं, Eg खाली हो जाएगा, और Eg यानी dx² - y² और dz² यहाँ पे वैकेंट रहेगा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो d2sp3 होने वाला है उसमें कौन सी D यूज होगी, तो Eg वाली। सो Fe+2 Z = 26, आर्गन रीअरेंजमेंट,
of electron occur due to strong ligand field। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से रीअरेंजमेंट होने वाला है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड के हिसाब से रीअरेंजमेंट अभी आपने सीख लिया ना, T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, EG वैकेंट हो जाएगा और ये अपने लास्ट वैकेंट 4s 4p और 3d। तो यहाँ पे Fe +2 इन FeCN6 -4। तो ये जो अब कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है वो कॉम्प्लेक्स का होगा। तो 1 2 1 2 1 2 और यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3। और D2sp3 ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सबके एनर्जी और सबके शेप जो है इक्वल हो जाएंगे और उसमें सारे कमरे एक जैसे हैं, एक ही होटल के इक्वल रूम है और उसमें फैमिली आने वाली है किसकी? तो साइनाइड फैमिली जो है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट कोवैलेंट, कौन से बॉन्ड? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाने वाला है। तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। अब आपको देखना है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या देखना होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब पूरी सिस्टम में ध्यान से देखो, ध्यान से कि यहाँ पे 2 2 2 कोई अनपेयर्ड नहीं है, कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है यहाँ पे। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक, शेप ऑक्टाहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये हो गया आपका पूरा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं 5 मिनट वेट करती हूँ। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए शेप कैसा बनाओगे आप? ऑक्टाहेड्रल। तो सेंटर में आपको Fe लिखना है। Fe को डोनेशन मिल रहा है। ये सारे लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ये CN माइनस लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर आपको किसी ने पूछा कि इसकी CFSE एनर्जी क्या होती है, तो आपने यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट किया था स्टूडेंट्स, पूरी अरेंजमेंट में आपने T2G में 6 इलेक्ट्रॉन डाले थे और EG में कुछ भी नहीं था। T2G के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है। आपको पता है ये बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर। ये बैरी सेंटर से कितना डाउन आता था? 3 ऑर्बिटल है ना, तो 2/5 डेल्टा O और ये अप जाता है 3/5 डेल्टा O। अप वाला प्लस, डाउन वाला माइनस। अभी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन जो है जिसका एनर्जी 2 - 2/5 डेल्टा O है और ऊपर वाले का 0 3/5 डेल्टा O। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। तो ये हो जाएगा 12/5 डेल्टा O। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -24/10 डेल्टा O और -24 यानी कि -2.4 डेल्टा O। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी ऑफ दैट कंपाउंड K4FeCN6। चलो, तो सारी चीजें पता चल गई। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये डायमैग्नेटिक है और
शेप ऑक्टाहेड्रल है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो अब नेक्स्ट कोई कॉम्प्लेक्स करते हैं। चलो NiCO4। अब सबसे पहला काम IUPAC नेम। तो IUPAC नेम इसका होने वाला है क्या? अभी 4 दिखता है ना, 4 दूर से भी तो मुझे भी दिखता है 4, तो इट इज टेट्रा। CO यानी कि कार्बोनिल। CO यानी कौन सा लिगेंड? कार्बोनिल। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि जो कार्बोनिल लिगेंड है वो न्यूट्रल लिगेंड है, इसके ऊपर चार्ज 0 है। तो NiCO4 निकल टेट्रा कार्बोनिल 0, यानी कि निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है। तो निकल 0 सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है मेटल आयन, जो कि है हमारा निकल 0। फिर उसके बाद मुझे लिखना है लिगेंड CO कार्बोनिल, यानी वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग तो क्या, स्ट्रॉन्गेस्ट अपनी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लास्ट में कार्बोनिल था, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्बोनिल है। तो स्ट्रॉन्ग मेटल आयन के बाद स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहाँ पे 4CO। CO कार्बोनिल मोनोडेंटेड लिगेंड है या यूनिडेंटेड है। एक CO एक इलेक्ट्रॉन पेयर, 4CO 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका शेप, मेटालिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तो लास्ट में पता चलेगा सब। तो सबसे पहले निकल का नंबर तो याद ही होगा ना सबको, शक्ति VCR, मने, फेट, को, निकुंज 28। तो निकल का नंबर है 28। आर्गन 28, तो 3D8, 3D8 होगा। 4s2 होगा। 4p वैकेंट ऑर्बिटल है, 4s के बाद 4p होते ही है 4 नंबर के शेल में। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 निकल 1 2 3 4 5 6 7 8 4, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। उफ, यहाँ पे कुछ अजीब सा होने वाला है जो कि आपको याद रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकल का 0 ही है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, उसने कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किए हैं। अब जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन फील्ड आता है तो रीअरेंजमेंट तो होता ही है। तो रीअरेंजमेंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। तो आर्गन ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइब्रिडाइजेशन है, आप पक्के से याद रखना, 5 to 10 टाइम बना देना ताकि आपका मिस ना हो जाए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे स्टूडेंट याद रखो कि इतना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है, लिगेंड फील्ड जब स्ट्रॉन्ग होता है तो ये 4s के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में चले जाएंगे। 4s के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? 3D में, यानी जो 3D8 था वो हो जाएगा 3D10। 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन D के अंदर शिफ्ट हो गए। देखो ये वाले यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, यानी 4s के 2 3D में गए, यानी 3D10 हो जाएगा, 3D10 हो जाएगा। अब 4s खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन आपको पता चल गया sp3। तो शेप कौन सा बनेगा इसका?
टेट्राहेड्रल। कौन सा शेप बनेगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल शेप है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 30 मिनट होता है। अब NiCO4 हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, तो आर्गन रीअरेंजमेंट 3D10 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 10 हो गए। वो sp3 खाली खाली सा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो गया है अपना sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिसके अंदर कार्बोनिल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन का फैमिली आने वाला है। यहाँ पे है कार्बोनिल लिगेंड, इथे भी कार्बोनिल, ये कार्बोनिल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड। एक अमेजिंग सी बात है यहाँ पे जो मुझे याद आ रही है, मैं वो पढ़ रही हूँ कि जब भी CO लिगेंड होता है, कार्बोनिल लिगेंड होता है, तो अभी क्या सीन हुआ देखो कि हमारा मेटल निकल है ना, निकल के आजू बाजू में निकल के d ऑर्बिटल्स है, ये निकल का d ऑर्बिटल है जो कि लिटरली आप देख रहे हो सारे के सारे फुल्ली फिल्ड है। ये एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी बात है, ध्यान से सुनो कि NiCO4 कॉम्प्लेक्स की बात जस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो स्मार्ट बच्चे होते हैं इनको ये नॉलेज होना चाहिए कि यहाँ पे D पूरे के पूरे फील्ड ऑर्बिट है, कोई भी वैकेंट नहीं है, लेकिन ये sp3 वैकेंट है। यहाँ पे CO जो है उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। किसने किए? CO ने। तो ये वाले जो बॉन्ड है वो कौन से हैं? तो CO2 मेटल यानी कि लिगेंड टू मेटल। अभी CO ने मेटल को डोनेट किया, ये सिग्मा बॉन्ड हुए, सिग्मा बॉन्ड। CO ने मेटल को डोनेट किया, ये कौन से बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। तो लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पे बनते हैं। अब लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड्स बनने के बाद जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो जो CO जो है, CO लिगेंड की वैकेंट p ऑर्बिटल्स जो है, CO लिगेंड की कौन सी? कार्बोनिल की p वैकेंट ऑर्बिटल। और आपको वैसे भी पता है कि आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11th में जब हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़े थे तो इसमें CO के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाए थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको याद करो तो इसका 1s, इसका 1s, तो इसका सिग्मा 1s, इसका सिग्मा स्टार 1s, याद आ रहा है ना? तो वैसे C और O के लास्ट में जो p ऑर्बिटल थे तो उसमें पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py मिलते थे हमको। याद आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO का हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बनाया था। उसमें किसका 1s, किसका 1s, किसका 2s, किसका 2s, उसकी 3p ऑर्बिटल, इसकी 3p ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ था और पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py दो ऑर्बिटल बने थे। तो यहाँ पे ये निकल का d ऑर्बिटल जो फुल्ली फिल्ड होता है और कार्बोनिल लिगेंड के पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जो कि वैकेंट होते हैं, उनके अंदर यहाँ पे ओवरलैपिंग होता है। अब ओवरलैपिंग कैसे होगा? तो ये d पाई p पाई बॉन्ड बनेंगे ना, d पाई p पाई बॉन्डिंग होता है, d पाई p पाई, d और p के बीच में पाई बॉन्ड क्रिएट होता है। अब यहाँ पे जो मेटल की d ऑर्बिटल है जो कि फुल्ली फिल्ड है, दिख रहा है फुल्ली फिल्ड है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को वैकेंट पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py को गिफ्ट में देता है। इसको इसके साथ पाई बॉन्ड भी बनता है ये वाले कॉम्प्लेक्स में। जनरली ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड
तो सिग्मा और पाई दोनों एक साथ फॉर्मेशन होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस कौन? तो CO, कार्बोनिल लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स। आपको ऑप्शन 4 आएंगे तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो कि सिग्मा और पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स कौन बनाता है साथ में। तो सिग्मा पाई दोनों एक साथ बनते हैं, ऐसा अगर कोई कॉम्प्लेक्स है तो वो कार्बोनिल लिगेंड के कॉम्प्लेक्स है। कार्बोनिल लिगेंड देखो, यहाँ पे d ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड है, जो d ऑर्बिटल अपने फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन को वैकेंट CO के वैकेंट ऑर्बिट, अभी क्या हुआ कि मेटल के वैकेंट ऑर्बिट में CO ने गिफ्ट किया, मेटल के वैकेंट ऑर्बिट में CO ने गिफ्ट किया, सो लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हुआ। उसके बाद CO के वैकेंट ऑर्बिट में मेटल गिफ्ट करेगा, यानी मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड बनेगा। पहले लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, देन आफ्टर मेटल टू लिगेंड पाई बॉन्ड। ये जो फुल्ली फिल्ड है वो d ऑर्बिटल कार्बोनिल लिगेंड के पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा और पाई दोनों टाइप के बॉन्ड क्रिएट होंगे। सिग्मा कौन सा? तो लिगेंड टू मेटल, और पाई कौन सा? तो मेटल टू लिगेंड, बैक बॉन्डिंग, जिसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। बेंडिंग बॉन्डिंग होने के बाद ये बैक बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड कार्बोनिल लिगेंड में क्रिएट होते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे मोस्ट टाइम पे क्या हो गई बच्चों की, ये 3D8 था, इसका कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं था, 0 था, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन d पे शिफ्ट हुए हैं देखो, यानी 3D8 से ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D10। और जब भी कॉन्फ़िगरेशन 3D10 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगा, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप टेट्राहेड्रल। सो माइंडसेट करके बैठो, NiCO4 का शेप टेट्राहेड्रल ही होगा। वैसा सेम कॉम्प्लेक्स है, चलो मैं आपको ट्राई करने के लिए दे रही हूँ, 5-10 मिनट दिया, आप ट्राई करो। K4NiCN4, K4NiCN4, चलो NiCN4, K4NiCN4, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट बनेगा NiCN4-4। अब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट सपोज कर लो X, 4 इसमें साइनाइड लिगेंड का -1 दैट इज इक्वल टू -4, तो x -4 इज इक्वल टू -4, सो x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फिर से K4NiCN4, उसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा 0, तो सेम टू सेम सिचुएशन ये वाला होगा, सेम टू सेम निकल 3D8 4s2, बट अगेन साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट हो जाएंगे, तो NiCN4 -2 वाला जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर d ऑर्बिटल्स फुल ही रहेंगे, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 और 4s और p, और ये यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। आपको शेयरिंग मिलेगा साइनाइड का, साइनाइड के कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो कि है वो साइनाइड ने गिफ्ट किए हैं, गिफ्ट हो गया, तो Cn- उसने गिफ्ट किया है। शेप कौन सा होगा? तो टेट्राहेड्रल। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक।
अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे सब बच्चे जो गलती करते हैं वो वाला पार्ट, तो K2 NiCN4 ये कॉम्प्लेक्स भी होता है और K4 NiCN4 ये वाला कॉम्प्लेक्स भी होता है। अब आपको ध्यान से एग्जाम में देखना है कि K2 वाला है या K4 वाला है। अगर K2 वाला है तो NiCN4 -2 आएगा और K4 वाला है तो NiCN4 -4 आता है। अगर K2 वाला है NiCN4 -2 तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा DsP2 और इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर, इसका शेप हो जाएगा स्क्वायर प्लानर। और अगर K4 वाला है तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3 और इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। सो बच्चों वेरी 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 मोस्ट टाइम थियरी है ये। NiCN4 -2 यहाँ पे स्क्वायर प्लानर है, NiCN4 -2 स्क्वायर प्लानर विद DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और NiCN4 -4 विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन, शेप है उसका टेट्राहेड्रल। तो एग्जाम में आपको K4 दिया है या K2 दिया है वो बड़े ध्यान से देखना है, फिर आपको आंसर करना है। अभी अभी मैंने सिखाया NiCO4 तो वो भी टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन